हेलो और वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। हम MPS 003 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके जून 25 एग्जाम में आ सकते हैं। वी आर नाउ ऑन टू क्वेश्चन 6। हमने ऑलरेडी क्वेश्चन 5 डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के एंड में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा एंड यू कैन वॉच ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियोस एट वन प्लेस इन अ सिंगल प्लेलिस्ट, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन मिस ना करो फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। नाउ दिस इज आर क्वेश्चन 6। काफ़ी इजी सिंपल बेसिक सा ये क्वेश्चन है। आपको ये पता होना चाहिए अबाउट 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। नाउ इस क्वेश्चन में क्या है, हमें परफॉर्मेंस एंड इवोल्यूशन बताना है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का, जिनको PRIs बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, सिंस 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। ना पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इंडियन सिस्टम या फिर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की फाउंडेशन है। व्हेन वी टॉक अबाउट डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब जब सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी जो पावर थी वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी एट लोकल लेवल एज वेल। तो यहाँ पे जो पंचायती राज थे, मतलब कि जो विलेज लेवल के को भी पावर दे दी थी कि वो अपना जो मेंबर है उसको इलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे जो वो मेंबर है उस विलेज के लिए जो भी डिसीजंस है वो ले सकता है फॉर द बेटरमेंट। अब यहाँ पे क्या हुआ, गवर्नमेंट ने लोगों के पास और भी ज़्यादा क्लोज जाने के लिए, लोकल बॉडीज़ को एम्पावर करने के लिए, डिसीजंस लेने के लिए जो कि डेली लाइफ में उनके इश्यूज, कोई भी इशू या प्रॉब्लम अफेक्ट कर रही थी, वहाँ पे डिसीजंस लेने के लिए जो पावर थी वो लोकल लेवल पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। अभी जो आइडिया था कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होगी वो एग्जिस्ट किया सिंस एशियन टाइम, लेकिन 73rd एंड 74th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थे 1992 में, उसने इस कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को एक नई स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर दी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हमारे 1992 में आए थे, उसके तहत ये जो पावर थी लोकल लेवल पे प्रोवाइड करने की टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ये उस टाइम पे आई थी ना। PRIs कैसे इवोल्यूशन, उनकी इवोल्यूशन कैसे हुई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो कैसे चेंज हुए हैं। तो इंडिपेंडेंस के बाद जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस थी उसकी इम्पोर्टेंस को काफ़ी सारी कमिटीज़ ने रिकॉग्नाइज किया, जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी 1957, जिसने कि रिकमेंड किया कि 3 टायर पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए। हावेवर काफ़ी सारी स्टेट में जो PRIs थे वो काफ़ी ज़्यादा वीक थे, इरेगुलर थे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए कोई भी ऐसे पर्टिकुलर राइट उस टाइम तक नहीं बना था। तो इसको एड्रेस करते हुए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 1992 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया गया रूरल लोकल गवर्नेंस के लिए भी, जहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया गया लोकल गवर्नेंस के लिए। वहीं पे जो 74th अमेंडमेंट एक्ट था उसने अर्बन लोकल बॉडीज़ के ऊपर फोकस किया। तो आपको पता होना चाहिए कि जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसने रूरल लोकल गवर्नेंस के ऊपर फोकस किया एंड 74th ने अर्बन लोकल बॉडीज़ के ऊपर फोकस किया। तो जब हम पंचायती राज की बात कर रहे हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट रूरल लोकल गवर्नेंस, सो वी आर टॉकिंग अबाउट 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब जो 73rd को अमेंडमेंट एक्ट था उसने उसको पार्ट 9 में ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन की, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया ग्राम पंचायत को, जो कि विलेज लेवल के ऊपर होती है, पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पे होती है, जिला परिषद विच इज़ एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। एंड जो 74th अमेंडमेंट था उसने सिमिलर स्टेटस प्रोवाइड किया अर्बन लोकल बॉडीज़ को, जैसे म्यूनिसपैलिटीज़ हुई या फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हुई, अंडर पार्ट 9A। तो ये आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। अब क्या क्या प्रोविजंस यहाँ पे इंक्लूड की गई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि रेगुलर इलेक्शंस होंगे इवन एट द लोकल लेवल, जो कि एवरी 5 years कंडक्ट किए जाएंगे। सीट्स की रिजर्वेशन होनी चाहिए लोकल लेवल पे भी फॉर SCs STs एंड 1/3 सीट फॉर द वुमेन। वहीं पे स्टेट इलेक्शन कमीशन की फॉर्मेशन हुई ताकि फेयर इलेक्शंस यहाँ पे लोकल लेवल पे भी किए जा सके। स्टेट फाइनेंस कमीशन को क्रिएट किया गया ताकि फाइनेंशियल डिवोल्यूशन को रिकमेंड किया जाए। वहीं पे अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो जो परफॉर्मेंस रही है PRIs की इन अमेंडमेंट्स के बाद वो काफ़ी ज़्यादा मिक्स रही हैं, जहाँ पे एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी है इन PRIs के लिए, वहीं पे चैलेंजेस भी काफ़ी ज़्यादा फेस करने को मिले हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट अचीवमेंट्स, तो फर्स्ट इज डेमोक्रेटिक
डीपनिंग। तो पीआरआईज ने डेमोक्रेसी को और भी ज़्यादा डीपन किया है, जहाँ पे गवर्नेंस और भी ज़्यादा क्लोज आई है लोगों के एट द लोकल लेवल। काफ़ी सारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको इलेक्ट किया गया अक्रॉस इंडिया। जो रिजर्वेशन थी वुमेन की, उसने भी 1 मिलियन वुमेन को लोकल गवर्नेंस में लाया गया। उनको पॉलिटिकल वॉइस एंड विजिबिलिटी प्रोवाइड की गई इवन एट द लोकल लेवल। तो जो एक स्टेटस था ऑफ ऑफ द कास्ट ग्रुप्स जो कि काफ़ी ज़्यादा पिछड़ी हुई थी, या फिर विमेन जिनका इतना स्टेटस नहीं था, या फिर विमेन को कुछ समझा नहीं जाता था, या फिर उनकी इतनी वॉइस नहीं होती थी, उनकी भी विजिबिलिटी एंड उनकी भी पॉलिटिकल वॉइस हमें देखने को मिली विद द कमिंग ऑफ पीआरआई। सेकंड इज इंक्लूजन ऑफ मार्जिनलाइज ग्रुप। अब रिजर्वेशन जो थी एससीज एसटीज के लिए वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई। रिप्रेजेंटेशन देखने को मिली वीकर सेक्शन की डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ में। काफ़ी सारे जो लीडर्स थे, चाहे वो विमेन सरपंच हो या फिर दलित पंचायत हेड हो, वो भी एक सिंबल्स ऑफ सोशल चेंज की तरह इमर्ज होते हुए हमें देखने को मिले। थर्ड इज डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट। पीआरआईज ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारी स्कीम्स जो है वो लोगों के लिए इम्प्लीमेंट की गई, जैसे वो मनरेगा हो, स्वच्छ भारत मिशन हो, या फिर रूरल हाउसिंग हो। तो ये जो प्लान और एग्जीक्यूशन थी लोकल डेवलपमेंट वर्क की, चाहे वो रोड बनाना हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, सैनिटेशन हो, ये सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम पीआरआईज के द्वारा लोकल लेवल के ऊपर भी लाए गए, जिससे कि लोकल डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा स्पीड से हमें देखने को मिली। फोर्थ इज़ बेटर अकाउंटेबिलिटी। अब पीआरआईज ने सिटीजन्स के साथ डायरेक्ट एक इन्वॉल्वमेंट थी, जहाँ पे वो डायरेक्टली लोगों से क्वेश्चन कर सकते थे। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या क्या डेवलपमेंट वर्क हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, अगर नहीं हुआ है कोई स्पेसिफिक वर्क। तो एक जो ट्रांसपेरेंस थी सिस्टम के अंदर, वो हमें लोकल लेवल में भी देखने को मिली। तो जो एक लोगों का ट्रस्ट था डेमोक्रेसी में, गवर्नेंस में, वो भी विद द कमिंग ऑफ पीआरआईज बढ़ा इवन एट द लोकल लेवल। नाउ चैलेंजेस की अगर बात करें, तो पीआरआईज के पास बहुत ज़्यादा लिमिटेड पावर थी। काफ़ी सारे जो पीआरआईज थे उनके पास रियल डिसीजन मेकिंग पावर नहीं थी, क्योंकि जो स्टेट थे वो ऑफन हेजिटेट करते थे फंक्शंस, फंड्स और फंक्शनरीज को डायरेक्टली प्रोवाइड करने के लिए टू द पंचायत। अब कुछ जो स्टेट थी वहाँ पे पंचायत का जो डीपली हेविली जो रोल था वो स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट्स के ऊपर बेस था, जिसकी वजह से उनका इंडिपेंडेंट रेवेन्यू सोर्सेज नहीं थे। बिकॉज अगर आप ये देखो, अगर कोई भी गवर्नमेंट है, वेदर दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो अगर उनको कोई भी काम करना है, प्रोजेक्ट लेके आना है, तो उनके पास सबसे पहले फंड्स होने चाहिए। तो यहाँ पे पीआरआईज के पास डायरेक्टली उनको कोई फंड्स ही नहीं मिल रहे थे। जो उनके पास फंड्स आ रहे थे स्टेट टैक्स से, प्रॉपर्टी टैक्स से, लोकल लेवल पे, वो बहुत कम नंबर्स में थे, जिसकी वजह से वो कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। सो दे वर directly dependent on the other government, that is basically state government, district government। तो यहाँ पे उनकी जो पावर थी वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी, which is one of the challenges। second is capacity issue। काफ़ी सारे जो elected representative थे, स्पेशली women, marginalized group, उनके पास ट्रेनिंग नहीं थी, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट नहीं था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पीआरआईज की जो इफेक्टिवनेस थी वो बहुत ज़्यादा कम होती हुई दिख रही थी। थर्ड इज एलीट कैप्चर। अब कुछ केसेस के अंदर जितने भी लोकल एलिट्स या डोमिनेंट कास्ट थी वो कंटिन्यू कर रहे थे पीआरआईज को कंट्रोल करने का, जिसकी वजह से जो वीकर ग्रुप थी उनकी ट्रू रिप्रेजेंटेशन हम नहीं हो पा रही थी एट द लोकल लेवल एज वेल। फोर्थ इज अर्बन लोकल बॉडीज लैग बिहाइंड। जो 74th अमेंडमेंट थे उसने एक फ्रेमवर्क तो प्रोवाइड कर दिया अर्बन गवर्नेंस के लिए, लेकिन जो ओवरलैपिंग पावर्स थी स्टेट एजेंसीज के साथ, ऐसे इश्यूज बरकरार हो रहे थे। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं मिल रही थी, रैपिड अर्बनाइजेशन उनकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा चैलेंज कर रही थी। तो इसकी वजह ना कि सिर्फ पीआरआईज ही लैग बिहाइंड कर रही थी, इवन लोकल बॉडीज भी, अर्बन लोकल बॉडीज भी लैग बिहाइंड कर रही थी। फिफ्थ इज इरेगुलर मीटिंग्स एंड पुअर प्लानिंग। अब ग्राम सभा जो कि सपोज की जाती है कि वहाँ पे एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी, कहीं ना कहीं वो इरेगुलरली या फिर लो पार्टिसिपेशन की वजह से हमें कम दिखाई देती थी, जिसकी वजह से
जो वीकेंड से जो पीआरआईज हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी कम हो रही थी। एट द एंड अपने आंसर को कंक्लूड करते हुए हम कह सकते हैं कि जो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप थे ग्रास रूट डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए। पीआरआईज ने लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाया लोकल लेवल पे, लोकल अकाउंटेबिलिटी को इम्प्रूव किया, सोशल जस्टिस प्रमोट किया। लेकिन जो पीआरआईज हैं वो अपने फुल पोटेंशियल पे रीच नहीं कर पाई। जो स्टेट है उनको जेन्युइनली डिवॉल्व करनी चाहिए थी पावर और रिसोर्सेज और कैपेसिटी ऐसे बिल्ड करनी चाहिए थी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की, ताकि ग्राम सभा भी स्ट्रेंथन हो एंड ट्रांसपेरेंसी भी प्रमोट की जाए लोगों के बीच में, इवन एट द लोकल लेवल। तो स्ट्रॉन्ग एम्पावर्ड और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट लोकल बॉडीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी नेशन की डेवलपमेंट के लिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए, एंड रियलाइजिंग महात्मा गांधी ड्रीम ऑफ ग्राम स्वराज, जहाँ पे एक ट्रू सेल्फ गवर्नेंस हमें देखने को मिले एट द विलेज लेवल। तो डेफिनेटली अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप थे 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के तहत, जहाँ पे जो पावर थी वो लोकल लेवल पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई। अचीवमेंट काफ़ी ज़्यादा थी, स्ट्रॉन्ग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा थे, बट उसके साथ साथ चैलेंजेस भी काफ़ी ज़्यादा पीआरआईज ने, लोकल लेवल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ ने फेस करे, एंड आज भी वो फेस कर रहे हैं। वी वोंट से कि जितने भी इश्यूज़ हैं वो सॉल्व हो चुके हैं। आज भी जो पीआरआईज हैं, जो लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ हैं, वो आज भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। जब तक ये सारे चैलेंजेस से ओवरकम नहीं करती हैं लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़, तब तक जो ट्रू पोटेंशियल जो है ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ या लोकल सेल्फ गवर्निंग, कुछ भी कह लो आप, जब तक ये नहीं आएगा तब तक एक लोकल लेवल पे एक जो प्रॉपर डेवलपमेंट है वो हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो जितने भी चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स और स्ट्रेंथ हमने बात की, जिस तरीके से आंसर राइटिंग की है, सिमिलर तरीके से आप अपने एग्जाम में भी आंसर इसी तरीके से लिखेंगे, वेयर यू विल स्टार्ट योर आंसर विद एन इंट्रोडक्शन। उसके बाद आप बताएंगे कि कैसे पीआरआईज का एवोल्यूशन हुआ एंड क्या परफॉर्मेंस रही, अचीवमेंट्स, उसके बाद चैलेंजेस, एट द एंड आप अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे। तो ये आपका पैटर्न रहेगा इवन इन योर एग्जाम। इसी के साथ मैं आंसर यहाँ पे एंड करती हूँ। इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको हेल्प हुई है किसी भी तरीके से मेरी वीडियो से, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड आई विल सी यू विद द वीडियो ऑफ क्वेश्चन 7। टिल देन कीप ऑन स्टडिंग एंड ऑल द रियली बेस्ट फॉर एग्जाम। बाय।